हेलो 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 पीपल, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हेलो पीपल, नमस्कार यारों। आशा करता हूं आप एकदम 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 मजे में। कैसे यारों? अप टिल एवरीवन जॉइन्स इन, इफ एट ऑल एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेरी, ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क। जब तक सब बच्चे ज्वाइन करेंगे तब तक हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ पूछना चाहता है मुझसे तो पूछ सकता है। कोई भी बालक अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। स्क्रीन ब्लैक काहे हो गई? यस पीपल। अरे पुरुषोत्तम, मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, बहुत बहुत आभार आपका। चलो करो, सब लोग ज्वाइन करेंगे। कल प्रणव किसी कारणवश नहीं हो पाया था लेक्चर। आपने चश्मा क्यों बदला यशदा? अरे यशदा, आप बोलोगे वो वाला पहनूंगा मैं, बस आप बता दीजिए। चलो बताओ। कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति कुछ अगर पूछना चाहता है पूछ लेते हैं। 5 मिनट हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे वंस एवरीवन जॉइन्स इन। ठीक है, तो बेटा जी अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं एकदम मस्ती में। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर सबको क्लियर है राइट? मैं उम्मीद करता हूं कि सिलेबस सबको क्लियर है। पार्ट ए, पार्ट बी, 3 Act, 11 regulations and concepts in part B for 30 marks. That's very easy. And thereafter we started the first chapter, जिसके अंदर हमने बस समझा कि SCR 1956 आखिर आया क्यों था। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 आखिर आया क्यों था, वहां तक हम पहुंचे। ओके, कुछ बालक बोल रहे हैं ब्लैक वाला चश्मा पहनो। ठीक है बेटा जी, मतलब अगले लेक्चर से मैं वो वाला पहनता हूं जो आदेश आपका। एक बालक हमारा पूछ रहा था, प्रत्यांशा पूछना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी लॉ में आंसर्स कैसे लिखना होता है। प्रत्यांशा, एज सून एज वी कंप्लीट अ चैप्टर एंड वी सी क्वेश्चंस ना, तब मैं बता पाऊंगा। अभी तो हमने कुछ ऐसा ठोस कंसेप्ट पढ़े ही नहीं है ना, तो अभी सीधे क्वेश्चन आंसर पे नहीं जा सकते। और ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सबसे, डे 1 से आप एग्जाम ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ना चाहिए। आप बहुत गलती कर देंगे अगर अपने माइंड के 100% फोकस को आप डे 1 से एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे तो मत रखिए वैसा। हाँ, बैक ऑफ योर माइंड रहना चाहिए कि एग्जाम देना है, बट एक बार फोर फ्रंट पे रहना चाहिए। पहले सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें और फिर वो बैक एंड पे क्लियर रहना चाहिए कि हाँ इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कैसे लिखना है। अगर आप अपने पूरा फोकस यही सोच लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आना है, उसमें हमें आंसर कैसा लिखना है, तो आप कभी उस सब्जेक्ट में एक्चुअली घुस ही नहीं पाओगे। फिर जो एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप नहीं कर पाते हैं बिकॉज आप दिल से उस सब्जेक्ट में नहीं गए। तो डोंट, मतलब इट्स टू सून, बहुत प्री मेच्योर डिस्कशन हो जाएगा। हाँ बच्चों, कल से मैं ब्लैक वाला चश्मा पहनूंगा। माफी हो गई, माफी। ये उतार दूं गधों? विधि पूछ रहे हैं एसएलसीएम के नोट्स कब मिलेंगे? अब बेटा जी मतलब एकेडमी से डिस्पैचिंग चल रही है साथ साथ में, तो आपको नोट्स बहुत सून मिल ही जाएंगे। अरे प्रणव, कोई चक्कर नहीं है, सब गधे हैं। ठीक है, आप इग्नोर करो। अरे शुभांगी, इग्नोर करो डोसा ब्राउन बर्ड सब चीजें। कभी और सुनाऊंगा, रेगुलर बैच में स्टोरी सुनाऊंगा, बस अभी नहीं। तो तुझे प्रोबेबली देयर सम इशू, बट टुडे इज एनीवेज द लास्ट सेशन ऑफ यूट्यूब ना, तो वो कल से तो ऐप पे आपके नॉर्मल आवाज आती है। थैंक यू महेंद्र, थैंक यू महेंद्र। अरे महेश, एक बात बताता हूँ मैं आपको, मतलब आप ऐसी चीज कभी कभी कहते हैं ना गॉड ऑफ एसएलसी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब मैं और हमारे साथ हम जो भी है ना, हम आज जो भी हैं, मतलब हम आज जो ये फेम बोलो या फिर ये जो पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हैं। मतलब जस्ट इमेजिन अ टीचर विदाउट स्टूडेंट्स, तो अ टीचर इज नथिंग विदाउट अ स्टूडेंट। तो ऑफ कोर्स मतलब अगर ये कुछ है तो ये सब आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच पीपल। अरे प्रणव, बहुत जल्द पता चल जाएगा गधों, अभी नहीं, अभी नहीं। थैंक यू सो मच प्रणव। नहीं नहीं, नोट्स के अंदर मैंने जी जान लगा दिए। नोट्स में बस एक प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं ना बच्चों को, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सब लिखवाता रहता हूं, तो वो उनको नहीं मिल पाता। वो एक प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। यस भाग्यश्री, सब एक ही बुक में कवर्ड है, मतलब यू विल बी गेटिंग 4 बुक्स। नोट्स में 4 चीजें मिलती है, तो वो आपको जब मिलेगी तब आप समझोगे कैसे। प्रणव पूछ रहे हैं आपकी एज क्या है? गधों, जब मैंने आपको कहा ना कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, 5 मिनट बाद लेक्चर स्टार्ट करूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सारे सवाल पूछो। गधों, पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछो। इंडिगो के आईपीओ में अप्लाई कर दिया जो लोग करते हैं? दिव्यानी एकदम मजा में। घनश्याम, आई हैव अ लॉ फर्म। थैंक यू अथर्व, थैंक यू साईराज। मेरा 2021 का रेजोल्यूशन बताओ। अरे चिराग, कैसी बातें करते हो आप, ये सब सूझ रहा है आपको?
चलो अगर आपके सवाल नहीं तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए पूजा गधों, चलो आपके अगर कोई भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड सवाल नहीं है तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। गधों लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड सवाल नहीं है तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आओ कभी गुजरात, अरे गुजरात बिल्कुल, गुजरात में आता रहता हूँ, मतलब व्हेनेवर आई ड्राइव टू उदयपुर ना, तो मैं अपना ये पूरा आपका सूरत अहमदाबाद के पास में जो आपका पूरा एरिया है ना, गोधरा वगैरह, वहां से होते हुए जाता हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल विजिट रहती है मेरे पे साल में। ओके ट्रिपी, अरे ट्रिपी, हाँ तुझे सब बता देता हूँ यहाँ पे गधों। आहा हर्षिका भी यहाँ पर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रिपी। चलो चेन्नई तो अभी नहीं आ पाऊंगा मैं, अनिरुद्ध उस बारे में एंड में बात होगी ना, बच्चों का सिलेबस हो जाएगा फिर। चलो यार, तो आई गेस आप लोगों के जो सवाल थे वो बहुत सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थे अभी, ठीक है। लक्ष्मीकांत बुलन बेर, हाँ लास्ट सेक्शन आपको कहा था कि बुलन बेर आप सबको समझा, तो आपने आशा करता हूं कि सबको समझा दिया हो। चलो बताओ, अरे हाँ हाँ, हर्षिका के बारे में कभी और बात करेंगे इस बैच में। देयर इज अ गर्ल इन दिस बैच फ्रॉम इंडोनेशिया। अरे भाई साहब, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जब मुझे पता चला ना, मैंने भी उनसे पहले पूछा कि भाई ऐसा भी अच्छा नहीं पढ़ाते हम। अरे यार आई एम टेलिंग यू हर्षिका, अरे भाई साहब इस बालिका की बात सुन के आई वाज स्टन्ड। शी इज फ्रॉम इंडोनेशिया एंड शी इज कम टू पुणे आई गेस 3 months बैक इफ आई एम करेक्ट, एंड सीएस करने के लिए। मैंने कहा भाई नहीं यार, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, मतलब मेरे को, मुझे पता है कि मयूर सर की तारीफें ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बालक वहां से यहां पर आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, चलो तो अब पढ़ाई करते हैं यार, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलो 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 चलो, हर्षिका बहुत पॉपुलर हो जाएंगे इस बैच में। चलो कदम। चलो कदम, पढ़ाई लिखाई कर ले थोड़ी सी। चलिए चलिए चलिए, ये मुझे समझ गया, हर्षिका 3 महीने पहले ही ना, यस 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 करेक्ट। चलो कदम, मैं क्या कह रहा है, अब बस हो गई, मैंने सीख लिया कि आपसे मैं कहूंगा ही नहीं कि आप मुझसे सवाल पूछिए, बिकॉज आप जो सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल आपके सब्जेक्ट को छोड़ के सब प्रकार के सवाल होते हैं। चलो कह दो, अरे हर्षिका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत आभार। दिव्यानी को भोपाल से पुणे नहीं भेज रहा है, दिव्यानी घर बैठ के मजे लो ना, परेशानी का है, अब तो पढ़ाई कहीं से भी हो सकती है। अरे नेपाल से निकल, ए सुनो 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 बालको, प्लीज लेक्चर शुरू करते हैं। रियली सॉरी, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपके लेक्चर्स के पीछे मैं दीवाना है, मतलब मुझे इतना मजा आता है सब के बात करने की। बट अभी सब्जेक्ट क्या करते हैं अपन लोग, फिर मैं अलग से लाइव आएगा ना, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा या फिर मैं यूट्यूब पे लाइव अलग से आएगा और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है। आज लेक्चर सेटअप करते हैं, अच्छे से करते हैं। यूट्यूब का अपना लास्ट सेशन है आज, राइट, तो इसको एकदम दीवानों जैसा खत्म करते हैं पहले। चलो बताओ, यस पीपल, आर वी ऑल सेट टू स्टार्ट, आर वी ऑल सेट टू स्टार्ट, मूड में है क्या सब लोग, आर वी ऑल सेट टू स्टार्ट, आर वी ऑल सेट टू स्टार्ट, ओके। एंड जो बालक मुझसे पूछ रहे ना एडमिशन को लेके, नोट्स डिस्पैचिंग को लेके, आप बच्चे एकेडमी के ऑफिस में बात कर लो प्लीज, ठीक है। चलो करो, शुरू करेंगे। आर वी ऑल सेट, आर वी ऑल सेट टू स्टार्ट, दैट्स द स्पिरिट। चलो यार आते हैं हम लोग, हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू एससीआरए 1956। मैंने आपको बताया था कि एससीआरए 1956 का लॉजिक क्या है, ये क्यों आया। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 इस कारण से आया था बिकॉज 1956 के पहले लोगों ने स्टॉक एक्सचेंजेस चालू कर लिए थे अपने पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल एज इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी के फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंजेस चालू कर लिए थे। एंड देवर द गवर्नमेंट हैड अ फियर कि यार ये लोग अगर इतने पावरफुल हो गए तो इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ बिजनेसमैन के हाथ में चला जाएगा, इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ बिजनेसमैन के हाथ में चला जाएगा और वो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 1956 के अंदर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक लेकर आया गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कहा कि जो भी एक्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सबको एक स्कीम सबमिट करनी होगी। स्कीम मतलब क्या कि आप कंपनी में कन्वर्ट करो पहले तो, कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज सोसाइटी के फॉर्म में नहीं चला सकते, आपको कंपनी बनानी होगी। तो आप कंपनी जब कन्वर्ट कर रहे हो तो शेयर होल्डर कौन बन रहा है, डायरेक्टर कौन बन रहे हैं, सब स्कीम बना के हमको दो, हम उसको अप्रूव करेंगे तो ही आपके स्टॉक एक्सचेंज को हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे और तभी आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो।
ये चाल चली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस चाल के तहत उन्होंने अपने अपने रूल्स लगा दिए कि आपके बोर्ड पे कुछ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के होंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड को कहा जाता है गवर्निंग बॉडी, तो आपकी गवर्निंग बॉडी पे कुछ डायरेक्टर्स जो होंगे वो हमारे गवर्नमेंट के होंगे, फिर आपके शेयर होल्डर अलग होने चाहिए, आपके जो ब्रोकर है वो अलग होने चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स लेकर आए, और उनके पास जो एक बहुत पावर आने वाली थी ना, वो सब पावर उनसे ले ली गई ताकि कंट्रोल बना रहे। सर ये सही हुआ कि गलत हुआ? मेरी बात को अच्छे से समझना। Whenever there is a strict law ना, तो हमें लगता है कि कुछ लोगों के साथ गलत हुआ। मुझे बताओ, आपको पता है पहले इंडिया में बहुत भयंकर प्रकार से जमींदारी सिस्टम चलता था। चलो आ जाओ अपन चैप्टर पे पढ़ाई भी बात करेंगे। डू यू रिमेंबर? बहुत भयंकर प्रकार से जमींदारी सिस्टम चलता था। अब यहां पे आ जाओ, जगदीश, निकिता, दिव्यानी, चलो कंट्रोल, ठीक है, चलो आ जाओ। मुझे बताओ, जमींदारी सिस्टम एकदम भयंकर प्रकार से चलता था। यू ऑल रिमेंबर द टाइम? यस। फिर इंडियन गवर्नमेंट लॉ लेकर आई। अद्वैय कह रहे हैं अभी भी चलता है, बट मैं आपको कंप्लीट करता हूं पहले। फिर इंडियन गवर्नमेंट लॉ लेकर आई और लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लाया गया, जिसके अंदर एक व्यक्ति कितना लैंड होल्ड कर सकता है उस पर सीलिंग लाया गया था। बहुत पुरानी बात है। क्यों लाया गया था? बिकॉज यार जो लैंड, मतलब ये जो जमींदार थे ना, वो इतने ज्यादा ताकतवर हो रहे थे दैट वो सब लोगों के लैंड को इवेंचुअली एक्वायर कर रहे थे। सो लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लाया गया कि ये लोग इससे ज्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते, एक समय की बात है। मुझे बताओ, वो जब लॉ आया, वो सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, लोग हंसे थे या रोए थे? वो जब लॉ आया, लोग हंसे थे या रोए थे? मुझे बताओ। जब जमींदारी को अबॉलिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट, तब वाज इट अ गुड एक्ट और अ बैड एक्ट? वर पीपल हैप्पी और वर पीपल सैड अबाउट इट? टेल मी। बहुत समझदार बच्चे आप सब। आप क्या कह रहे हैं सर? कुछ लोग रोए होंगे, कुछ लोग हंसे होंगे, कुछ लोग खुश हुए होंगे। तो कहने का मतलब है, जब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, जब लैंड के ऊपर लिमिट रखा गया, अब आप बच्चे कह रहे हैं कि कुछ लोग तो बहुत खुश हुए होंगे, कुछ लोग हंसे होंगे। गेमिंग स्टार, गधों अपना नाम रखो आप। गेमिंग स्टार का कहना है कि अमीर लोग रोए होंगे। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि यार जिनको उस एक्ट से जिनकी पावर छीन ली गई, जिनके लैंड्स ले लिए गए, वो तो दुखी हुए। बट थिंक अबाउट द पुअर पीपल, जिन लोगों का पूरा जो जमीन था वो जमींदार लोग हड़प लेते थे, जमींदार लोग अपने कंट्रोल में ले लेते थे। दोज पीपल वर हैप्पी ना, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने के लिए किया गया था कि जमींदार अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो ये तो हर एक का एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइटिंग द पुअर फार्मर्स। तो ये लॉ लाया गया। अब लॉ के बाद हो सकता है इन पावरफुल लोगों पे गलत के साथ थोड़ा सा अनरीजनेबल हुआ हो, बट द पॉइंट इज जस्ट कि अगर वो नहीं करते तो फिर आगे के जो रिपरकशन होते वो बहुत ही वाहियात हो सकते थे। सो फॉर अ ग्रेटर गुड इट वाज सर्टेनली रिक्वायर्ड। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जब ये स्टॉक एक्सचेंज को कंपलसरी कन्वर्ट कराया गया, तो जिन लोगों के स्टॉक एक्सचेंजेस थे उनके साथ गलत हुआ होगा, बिल्कुल गलत हुआ होगा। ये तो गलत है ना कि उनका बिजनेस था, आप बिजनेस पे अननेसेसरीली गवर्नमेंट का कंट्रोल ला रहे हो। बट इट वाज डन फॉर अ ग्रेटर गुड, बिकॉज अगर वो नहीं किया होता तो आज स्टॉक एक्सचेंजेस जिन ऊंचाइयों पे गए, भाई साहब सेंसेक्स 50,000 फोड़ चुका है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज, 110%। सेंसेक्स 50,000 फोड़ चुका है, 50,000 टच कर चुका है सेंसेक्स। मतलब भाई साहब स्टॉक मार्केट अपनी पीक पे चल रहा है। तो ये जो स्टॉक मार्केट को इतना बड़ा पुश, इतना बेहतरीन समय मिला है, ये इसलिए मिला है बिकॉज 1956 के अंदर ये एक्ट ले आए थे। अगर ये एक्ट नहीं लाते तो आज भी वो स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज चला रहा है, कोई भी डील कर रहा है, लोगों का इतना भरोसा नहीं बनता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बिकॉज दिस एक्ट केम इन, लोगों का भरोसा बना और इवेंचुअली स्टॉक मार्केट उतना ग्रो हुआ है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस एक्ट का। ये हमने एक ओवरव्यू में पढ़ा था। चलो फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉर्पोरेटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेटाइजेशन? कीवर्ड जो दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए, दैट इज सक्सेशन। Corporatization is the succession of stock exchange which was earlier in the form of body of individual or society under Societies Registration Act 1860 into a stock exchange in the form of a company for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. Are we understanding? चलो सब लोग मेरे साथ में रहेंगे।
सब लोग मेरे साथ में रहेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेटाइजेशन? कॉर्पोरेटाइजेशन इज द सक्सेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन इज द सक्सेशन of stock exchange which was earlier in the form of body of individual or society under Societies Registration Act 1860 into a stock exchange which is in the form of a company for the purpose of buying, selling or dealing, for the purpose of regulating, controlling and assisting in the business of buying, selling and dealing of securities. Are we understanding? Are we understanding? For the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying, selling and dealing in securities. शांति से पहले देखो कॉर्पोरेटाइजेशन की डेफिनेशन याद आ रही है कि नहीं आ रही? कॉर्पोरेटाइजेशन की डेफिनेशन याद आ रही है कि नहीं आ रही? याद है? चलो फटाफट डांस करो, फटाफट डांस करो सब लोग, फटाफट। कॉर्पोरेटाइजेशन मीन्स द डैश ऑफ dash which was earlier in the form of dash comma dash under the Societies Registration Act 1860 into a dash in the form of dash. सारे dash समझ में आ रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अकेले अकेले बोलो। Corporatization is the earlier in the form of and now which is in the form of for the purpose of सब लोग मेरे साथ हैं क्या? एक बार घर में अकेले से चीखो चिल्ला और खत्म करो। दो डेफिनेशन है जो मुझे चाहिए कि आपको कंठस्थ हो तो मैं आगे बढ़ेगा। पहली डेफिनेशन ये है, दूसरी पढ़ाने वाला हूं मैं। बड़े पहले अकेले घर में चीखो चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ। हाँ हाँ, घर वालों को सोचने तो पागल है, वो वैसे भी सोचते हैं, वो वैसे भी सोचते हैं। तो कम से कम ये होगा कि हाँ कम से कम ये गधा अच्छी चीजों में भी पागल है। चीखो चिल्लाओ। हाँ हाँ, घर पे आके लोगों को पूछने दो क्या चल रहा है, बोल बोल के एक बार डेफिनेशन खत्म कर दो, ठीक है। चलो रैप अप करो फटाफट से। चलो आई एम वेटिंग फॉर 60 सेकेंड्स, रैप इट अप। हाँ तो आप लोग गधे हो ना, उसमें कोई डर, कोई तो दो राय ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलो चलो यार, सो आई बिलीव दिस डेफिनेशन इज डन। नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन जो मुझे चाहिए आपको इतने ही प्रोमिनेंस से समझ में आए, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो लाइटर नोट पे पढ़ेंगे, बट दो डेफिनेशन में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल कर ही नहीं सकते। द सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। ये भी दीवानों जैसी डेफिनेशन है, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी। ये दो डेफिनेशन चैप्टर का बेस है, तो इसको अच्छे से कंटेस्ट करो तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्यूचुअलाइजेशन? डीम्यूचुअलाइजेशन मींस द सेग्रीगेशन। जैसे कि कॉर्पोरेटाइजेशन मींस व्हाट? कॉर्पोरेटाइजेशन मींस सक्सेशन, तो वहां पे कीवर्ड था सक्सेशन, याद रखना है सक्सेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन में कीवर्ड है सक्सेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन में कीवर्ड है सेग्रीगेशन। देखना अच्छे से, फोकस करना अच्छे से। Demutualization means the segregation of ownership and management from trading right of the member of recognized stock exchange in accordance with the scheme approved by the SEBI. Understand very carefully क्या है ये definition? Demutualization. चल बने रहना यहाँ पे, फोकस 100%। मानी कह रहे हैं कि सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा जी क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर आपका रेजोल्यूशन का ऑप्शन होगा ना, उसको बढ़ा दो। रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, उसको बढ़ा दो, ठीक है बेटा जी। और प्रणव गधे हो, प्रणव कह रहा है कि सर आप 33 बार गधे बोल चुके हो, क्या काउंट कर रहे हो, पागल हो क्या? चलो आ जाओ यहाँ पे। नाउ वी आर स्टडीइंग द डेफिनेशन ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। पूरा फोकस यहाँ पे चाहिए मुझे, 5 मिनट के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फोकस यहाँ पर। डीम्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, फोकस करना अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूं आपको अच्छे से, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, अब डीम्यूचुअलाइजेशन पढ़ा रहा हूं, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। कैसा था? 1956 के पहले जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे, 1956 के पहले जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे, they were mutually owned, understand very carefully, they were
म्यूचुअली ओन्ड। सर व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली ओन्ड? म्यूचुअली ओन्ड का मतलब क्या था कि इस स्टॉक एक्सचेंजेस पे ओनरशिप बोलो, मैनेजमेंट बोलो, ट्रेडिंग राइट्स बोलो, सुनना बहुत अच्छे से, ये सेम लोगों के पास थे। ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग राइट टुगेदर थे, सेम लोगों के पास थे। दे वर म्यूचुअली ओन्ड। समझना अच्छे से, मतलब क्या है, पहले जो स्टॉक एक्सचेंज थे वो किस फॉर्म में थे? सोसाइटी के फॉर्म में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में। फोकस करना अच्छे से। तो उसमें कैसा हो रहा था कि मान लो हम 10 लोगों ने मिलकर स्टॉक एक्सचेंज चालू किया, तो हम 10 ही ओनर हैं। 10 of us are owners, 10 of us have the management as well। पूरा कंट्रोल भी हमारे हाथ में और ट्रेडिंग राइट भी हमारे पास में। मतलब इस स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी व्यक्ति ट्रेड करना चाहता है हमारे थ्रू ही कर सकता है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे किसी को ट्रेड करना है तो हमारे थ्रू ही कर सकता है। तो इमेजिन करो, मैंने, अविशा ने, प्रणव ने, अद्वय ने, स्वागत ने, अमीशा ने, पूजा ने, ऋषि ने और मनी ने, हम सब ने मिलकर स्टॉक एक्सचेंज चालू कर दिया। हम सब ने मिलकर स्टॉक एक्सचेंज चालू कर दिया। हम 10 लोग हैं, ठीक है। हम 10 के 10 ओनर है, 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख दिया। हम 10 के 10 मैनेजमेंट में भी है, कंट्रोल भी हम 10 का चलता है। और किसी को भी अगर यहां पे ट्रेडिंग करनी है तो हमारे थ्रू ही कर सकता है। सो वी वर दी ओनर, वी वर दी मैनेजमेंट, वी हैड द ट्रेडिंग राइट। बट अभी यार गवर्नमेंट को सेंड नहीं हुआ क्या? तो दीस पीपल आर गेटिंग वेरी पावरफुल। तभी तो 1956 का लॉ लाए। और तब क्या बोला कि स्टॉक एक्सचेंज विल नो मोर बी म्यूचुअली ओन्ड। उसको हमें क्या करना होगा? डीम्यूचुअलाइजेशन करो, इनको अलग करो। ये जो इतना कंट्रोल इन लोगों के पास आ रहा है ये चलेगा नहीं, इनको अलग करो। सो अंडरस्टैंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने करा कि स्टॉक एक्सचेंज पे नाउ they have distributed, they have divided ownership and management from trading rights। सुना अच्छे से क्या कह रहा हूं कि अब जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना उनका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसी और के पास है और ट्रेडिंग राइट किसी और के पास होगा। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसके पास है? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है शेयर होल्डर्स के पास एंड गवर्निंग बॉडी के पास। स्टॉक एक्सचेंज के भी शेयर होल्डर होते हैं, एनएससी बीएससी के भी शेयर होल्डर्स है भाइयों, ठीक है। एंड गवर्निंग बॉडी। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज ईदर विद it is with shareholder and governing body. So ownership is mostly with shareholder and the management is with governing body. So understand, ownership and management is with shareholders and governing body, and the trading rights have now been bifurcated। जो पहले इन्हीं लोगों के पास होते थे वो सेग्रीगेट कर दिए गए हैं और वो दे दिए गए हैं स्टॉक ब्रोकर्स को। तो आपने आज के डेट में सुना होगा ना, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये सब जो है ना, ये सब के सब क्या है? जीरोधा, ये सब क्या है? ये है इनके पास में ट्रेडिंग राइट्स। दीज आर स्टॉक ब्रोकर्स, दीज आर स्टॉक ब्रोकर्स। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो डीम्यूचुअलाइजेशन में हुआ क्या? पहले ये सबका सब, पहले ये सबका सब जो था ना म्यूचुअली ओन था कि हम ही ओनर है, हमारे पास ही सब कुछ है। फिर डीम्यूचुअलाइजेशन में उन्होंने इसको अलग कर दिया और बोला कि नहीं, अब ओनरशिप और मैनेजमेंट किसी और के पास रहेगा और ट्रेडिंग राइट किसी और के पास रहेगा, ताकि थोड़ी तो पावर डिवाइड हो, ताकि थोड़ी तो पावर डिवाइड हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसकी डेफिनेशन आसान है, इसकी डेफिनेशन आसान है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन तो मैं ऐसे करा देता ना, बट अगर आप इसको ऐसे दिल में उतार के नहीं समझोगे ना तो मजा नहीं आएगा। सो व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन? डीम्यूचुअलाइजेशन इज segregation, actually it is segregation of ownership and management from trading rights। कि पहले जिनके पास में ओनरशिप और मैनेजमेंट था उन्हीं के ट्रेडिंग राइट्स है। चलो बेटा जी, यहाँ पे प्रणव कह रहा है मेरे पापा के पास शेर खान की एजेंसी है। सो अंडरस्टैंड, प्रणव के डैड के पास शेर खान की एजेंसी, तो वो क्या है? शेर खान इज अ स्टॉक ब्रोकर, शेर खान हैज ट्रेडिंग राइट, शेर खान के पास राइट है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकता है। तो अब अगर हम में से किसी को भी ट्रेड करना है तो हमें शेर खान के थ्रू करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप शेर खान के थ्रू करो, आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू करो, बट आपको एक ब्रोकर चाहिए, मतलब चाहिए। ब्रोकर के बिना आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में आज भी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सर हम तो हमारे मोबाइल ऐप से करते हैं, हम तो हमारे लैपटॉप से करते हैं, तब भी आप ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं, तब भी आप ब्रोकर के थ्रू ही करते हो। आपको अगर शेयर्स में ट्रेड करना है तो आपको पहले अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है, तो वो ब्रोकर के पास ही होता है। और एक बार ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, फिर आप फोन करके भी ट्रेड कर सकते हो और अपना लॉगिन करके खुद भी ट्रेड कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज थ्रू अ ब्रोकर।
आप शेयर्स खरीदो या बेचो, उस पर ब्रोकरेज पे करना ही होता है, ये सब आगे आएगा धीरे धीरे। बट अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। अर्लियर इट वाज म्यूचुअली ओन्ड, कुछ लोगों ने मिलकर पूरा ओन कर रखा था, एंड नाउ इट हैज बीन सेग्रीगेटेड। सो द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेग्रीगेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स। The ownership and management has now been segregated from trading rights. I hope you are clear. Clear है क्या हम लोग? Ownership and management has been segregated from trading rights. चलो easy एकदम। तो ownership and management has been segregated from trading rights. चलो सो मैं पूछ रहे हैं गवर्निंग बॉडी मींस, गवर्निंग बॉडी का मतलब सेबी नहीं है, गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के फॉर्म में हो गया ना, तो स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। तो वैसे डायरेक्टर्स जो एक कंपनी को मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स, वैसा एकदम सिंपल अभी तक। तो डीम्यूचुअलाइजेशन, अब देखो ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया, सुनना मेरी बात को ध्यान से। फॉर अंडरस्टैंडिंग की बात ठीक है, बट एक बार डेफिनेशन रीड करो ना। अब डेफिनेशन आपको बहुत आसान लगनी चाहिए। कीवर्ड क्या है? सेग्रीगेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मींस द सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट। के सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया। पहले ओनरशिप मैनेजमेंट ट्रेडिंग राइट सब इनके पास ही था। डीम्यूचुअलाइजेशन मींस सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स इन अकॉर्डेंस टू द स्कीम सबमिटेड टू सेबी। ये कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं? ये कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं? जो हमने SCR 1956 में गवर्नमेंट को देके अप्रूव कराई थी ना, तो 1992 के बाद में गवर्नमेंट की जगह सेबी आ जाता है। तो एज पर द स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी, इन अकॉर्डेंस द स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी। आर वी अंडरस्टैंड? ठीक है, रीड इट वंस। और आपके कोई भी सवाल है तो मुझे पूछो, आपके सवाल के आंसर करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाऊंगा। रीड इट वंस। ओके, स्वागत। अरे शालिनी, बहुत बहुत आभार आपका। आर्यन पूछ रहे हैं सर NSE और BSE के भी स्टॉक होते हैं क्या? यस आर्यन, NSE BSE के भी शेयर्स होते हैं, NSE BSE के भी शेयर्स होते हैं। यस। सुमित पूछ रहे हैं सर एक पर्सन 2 ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवा सकता है क्या? यस सुमित, इट इज लाइक बैंक अकाउंट। क्या आपके मल्टीपल बैंक में अकाउंट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, यस। तो वैसे आपके पास मल्टीपल ब्रोकर के भी अकाउंट हो सकते हैं। इट इज मियरली लाइक बैंक अकाउंट। जैसे आपके पास मल्टीपल बैंक के अकाउंट हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे आपके पास मल्टीपल ब्रोकर के भी अकाउंट हो सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं। मेरा खुद का मोतीलाल ओसवाल, एंजल और HDFC सिक्योरिटीज, इन 3 में डीमैट अकाउंट है। मैं 3 डीमैट अकाउंट समझो मैं हैंडल करता, सिंपल। तो मोतीलाल ओसवाल में भी है, HDFC सिक्योरिटीज में भी और एंजल ब्रोकिंग में भी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक व्यक्ति के मल्टीपल डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। हर्षित, CDSL और NSDL अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये क्या होते हैं? CDSL NSDL क्या होता है? ये होते हैं डिपॉजिटरीज। तो जब डिपॉजिटरीज एक्ट 1992 पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें आएंगी। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 पढ़ाऊंगा, सॉरी, तब ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अभी तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज कौन से इंडिया में? NSE BSE। NSE BSE ये सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस। चलो, NSE BSE पे सेंसेक्स निफ्टी रहता है, मतलब निफ्टी इज एट NSE एंड सेंसेक्स इज एट BSE भी पढ़ाऊंगा। वो क्या होते हैं? ये इंडेक्स होते हैं जिससे कि हमें मार्केट का डायरेक्शन समझ में आता है। ये भी बताऊंगा मैं सही टाइम पे, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, अभी मैं क्या अपेक्षा करता हूं कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा, क्लास में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट को कंफर्ट लेवल हो चुका है एटलीस्ट ऑन दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय SCRA, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्यूचुअलाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन कुछ नहीं है कि यार ये स्टॉक एक्सचेंजेस को जबरदस्ती कंपनी फॉर्म में कर दिया था, वो है कॉर्पोरेटाइजेशन। और उसी समय पे जो ये म्यूचुअली ओन्ड थे इनको डीम्यूचुअलाइज कर दिया था, दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? विधि एंड में लेते हुए सारी चीजें। तो ये सब कैसा है? आपके जनरल क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, कि डीमैट अकाउंट करके क्या फायदा है, मल्टीपल चीजें क्या होती है, सब बताता हूं मैं आपको एकदम मस्ती में। ठीक है, महेंद्र एंड में बात करते हैं उस बारे में भी, इंट्राडे वगैरह के बारे में, है ना। अभी थोड़ा सा कहता है अपन सब्जेक्ट से बह जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं एंड में अलग से आपसे उस बारे में बात करेगा। चलो, यश कह रहे हैं कि एट ए टाइम एक ही डीमैट हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरा आज की तारीख में भी 3 डीमैट अकाउंट है, तो अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, मतलब कोई बहुत, मतलब आप एक ही रखो बेस्ट है, बट जैसे कि आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट क्यों रखता है एक व्यक्ति? रख सकता है ना एक सिंगल बैंक अकाउंट। व्हाई अ पर्सन माइट हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट? कोई एडिशनल सर्विसेज मिल रही होगी तो ले लिया होगा। तो इट इज सेम वे में एक व्यक्ति मल्टीपल बैंक अकाउंट रखता है, एक व्यक्ति मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
यस यस यस, स्वागत। या चलिए, तो मैं ये आशा करता हूं कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बालक को ये दो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है। चल, अब हम स्पॉट डिलीवरी को छोड़ते हुए आगे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज की ओर। एक बार बिना मेरी मदद के एक बार ये रीड करने की कोशिश करो। भावेश, पेन डाउन बाद में कराता हूं मैं, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन बिना मेरी मदद के एक बार रीड करने की कोशिश करो, देखो क्या समझ में आ रहा है, और खुद घुस के पढ़ना। एकदम भूल जाओ कि आपके सामने कोई टीचर बैठा है जो पढ़ाने वाला है। आप अकेले हो तो आप कैसे पढ़ते, कोशिश करो एक बार। द इंटेंशन ऑफ द बैच इज गोइंग टू बी टू मेक यू पीपल इंडिपेंडेंट। मैं कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा इस बैच में, मैं आपको इंडिपेंडेंट, इतना ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। एंड मेरा उद्देश्य रहेगा कि हाफ ऑफ द बैच तक ही मैं उतना आपको कर दूं कि रिमेनिंग पार्ट तो आप खुद भी पढ़ लोगे। पढ़ाएगा मैं वैसे, सिलेबस में कन्वर्ट कराएगा, लेकिन उतना ताकतवर बना देगा कि आपको जरूरत ना पड़े। शिजान, सेम मानो अभी इसको, ओके? रीड इट। चलो यार, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एक बार रीड किया होगा। अब समझो आपको इसको किस तरह से पढ़ना है, फोकस करना अच्छे से मेरे बात को। चलो, सब लोग रुक जाएंगे 5 मिनट के लिए, पूरा फोकस इस कंसेप्ट को समझने पे, ठीक है? देयर इज अ डीमेरिट ऑफ यूट्यूब का लेक्चर का डीमेरिट क्या होता है बेटा जी, कि वही कि जो कमेंट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप लोगों को फोकस करना है कि मेन आपने इस पे फोकस करना है। वंस वी शिफ्ट ऑन टू दी एप्लीकेशन ना, अपन जब लाइव लेक्चर देते हैं तब इतना नहीं होता है, तो आप थोड़ा फोकस करो कि कंटेंट पे फोकस करते जाना है साथ में। तो आप लोग चाहें तो आप लोग चैट को ऑफ कर सकते हो, जहां तक आपको स्क्रीन पे दिखे ना, फिर जब मैं कहूंगा तब आप वापस ऑन कर दीजिएगा भले। तो मुझे 2 मिनट, तो 2 मिनट तक कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, फोकस। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स, व्हाट डज इट मीन? एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। और ये क्या बोल दिया सर? सर भी आपने 5 मिनट पहले हमको पढ़ाया था कि स्टॉक एक्सचेंज हैज टू बी मैंडेटरीली इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। तो यहां पे तो क्या लिखा है? वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। सो स्टॉक एक्सचेंज एंड मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। और ये क्या बात हो गई? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में तो स्टॉक एक्सचेंज हो ही नहीं सकता ना। अरे आगे तो पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, मतलब बिफोर 1956। So what do you mean by stock exchange? 1956 के पहले स्टॉक एक्सचेंज यूज्ड टू मीन ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह वगैरह, ठीक है? और अब बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। फिर ये सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं? और दूसरी चीज, एक तो क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 1956 के पहले, दूसरा सुना ध्यान से, 1956 के बाद में जो नए स्टॉक एक्सचेंज बने, सो बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट। तो 1956 के बाद में नए स्टॉक एक्सचेंज भी बने हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस भी होंगे ना जो 1951 के पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में होंगे, और 1956 के बाद में वो कन्वर्ट हो गए होंगे कंपनी के फॉर्म में थ्रू कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन। सो अंडरस्टैंड, वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। तो अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? आज की तारीख में जितने स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, थोड़ा डीप में जाएंगे, समझना अच्छे से। देखो यार, ऊपर ऊपर से पढ़ा के बोल सकता है याद कर लो, बट मजा तब आएगा जब आप इसको एकदम डीप में समझो। शुरुआत में लेक्चर स्लो लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, फिर आपकी स्पीड अपने आप बन जाती है। फोकस करो अच्छे से, मैं क्या कह रहा है, फोकस अच्छे से करो। बॉडी को आज की तारीख में जो स्टॉक एक्सचेंज आपको दिख रहे हैं, आज मान लो इंडिया में 23 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज दिख रहे हैं। ये दो टाइप से बने होंगे। इनका जन्म या तो एज अ कंपनी हुआ होगा, मान लो उनका जन्म 1956 के बाद में हुआ। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इफ दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, इफ दे हैव बीन स्टार्टेड आफ्टर 1956, सो दे मस्ट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी ओनली ना, तो कंपनी के फॉर्म में बने होंगे डायरेक्टली।
तो परेशानी नहीं है। तो मतलब दे हैव नॉट बीन फॉर्म्ड अंडर द स्कीम ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन, उनको डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज वो तो बने ही कंपनी के फॉर्म थे, बिकॉज 1956 के बाद बने थे। और मान लो आज कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकते हैं जो 1956 के पहले बने थे, जो पहले सोसाइटी वगैरह के फॉर्म में थे, फिर ये 1956 का एक्ट आया, डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन आया, फिर इसने उनको कन्वर्ट किया कंपनी के फॉर्म में। तो आज की तारीख में सारे स्टॉक एक्सचेंज है तो कंपनी के फॉर्म में, बट दो तरह के हो सकते हैं, एक जो 1956 के बाद बने और वो हमेशा कंपनी के फॉर्म में बने थे, शुरू से कंपनी के फॉर्म में रहे, और एक जो शुरू में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी के फॉर्म में होंगे, फिर डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद में वो कंपनी के फॉर्म में बने। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि आज के सारे स्टॉक एक्सचेंज के दो तरह से जन्म हो सकते हैं, एक जो 1956 के बाद में हुआ तो वो तो कंपनी के फॉर्म में ही हुआ होगा, एक जो उसके पहले हुआ वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी के फॉर्म में हुआ, बट वो कन्वर्ट हुआ बाद में कंपनी के फॉर्म में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट दैट आज की तारीख में बॉडी कॉर्पोरेट जो है, मतलब कंपनीज जो है, दे आर वेदर अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, डिविजुअलाइजेशन और अदरवाइज मतलब जो 1956 के बाद में बने हैं। समझ में आ रहा है कि एक एक वर्ड का मतलब याद कैसे कराना है, ये सब मैं करा दूंगा, लेकिन एक एक वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। एंड फिर तो ये इजी है, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ये तो हमें पता ही ना, फिर तो हम यो पे उतर जाएंगे एकदम मस्ती में। फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। टिंग टिंग टिंग, परेशानी की बात ही नहीं। चलो चलो चलो, रुक जाओ। Stock exchange. Focus here very carefully. Stock exchange means A, B. मेरे साथ बने रहना, मेरे साथ में रहोगे मजा आएगा, फोकस करना अच्छे से। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। मेरे साथ में रहना एक मिनट के लिए। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, फॉर द पर्पस ऑफ, गाना गाओ मेरे साथ में, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग, assisting, regulating, controlling, Aji, the business of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities। सुनो मेरी बात को, बस इतना सा देख लो अभी। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मुझे तो पहले इतना सा याद है क्या? बस इतना सा बोलो, मुझे इतना सा याद हो गया क्या? स्टॉक एक्सचेंज मीन्स व्हाट? बॉडी। सर बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तो भी अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है, मैं कंप्लीट करूंगा ना, रुको ना, अभी तो अलाउड नहीं है, एक टाइम पे तो अलाउड था। सो स्टॉक एक्सचेंज मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर वो तो अलाउड ही नहीं है। अरे रुको, अभी इतना याद कर लो, मानते ही नहीं हो तो मेरी बात कुछ। स्टॉक एक्सचेंज, अरे अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने घोसा मार देना आपको बीच में बोला तो, अब मैं बोल रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग द बिजनेस ऑफ, for the purpose of assisting, regulating, controlling, I'm sorry, for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities। खत्म हुई बात, खत्म हुई। यहां तक तो सबको याद आ गया क्या? यहां तक तो सबको समझ में आ गया। निधि पूछ रहे बॉडी में भारी, बेटा जी यहाँ पे महाराष्ट्र में भारी का मतलब क्या होता है? एकदम तूफान, माहौल जबरदस्त, आग एकदम, अरे एकदम मैं आपको कह रहा हूं मौत एकदम, आप समझ रहे हो, एकदम जबरदस्त। वो व्हाट यू मीन, दैट्स व्हाट यू मीन बाय भारी यहाँ पे, ठीक है। चलो 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 चलो, यहां तक का डेफिनेशन सबको समझ में आ रहा है कि यहां तक का तो सर आसान है, क्लियर है? चलो यहां तक का तो आसान है सर। तो अब क्या है, देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अब अलाउड थोड़ी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अब अलाउड नहीं है ना, इसलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के आगे क्या लिखना पड़ेगा? वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट
constituted before corporatization demutualization. Body of individual whether incorporated or not constituted before corporatization demutualization. Before corporatization and demutualization. समझ में आ रहा है? मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? बिफोर 1956 के 1956 से पहले तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की सोसाइटी थी ना? हाँ भाई साहब सही थी. तो स्टॉक एक्सचेंज मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन. ठीक है, सही है. एंड बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट. बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. अब यहां पे कैसा है? देखो क्या लिखा है, वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज. whether under the scheme of corporatization और demutualization और अदरवाइज. कि भाई जो कंपनीज है ना आज की तारीख में वो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट वो हो सकता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन से बनी हो, और हो सकता है कि वो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन से नहीं बनी हो, डायरेक्टली कंपनी के फॉर्म में हो. चलो मुझे बताओ आप, कौन सी ऐसी कंपनीज होगी, स्टॉक एक्सचेंज होंगे जो कंपनी के फॉर्म में है और जो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन से बने हैं? ऑप्शन ए 1956 से पुराने वाले, ऑप्शन बी 1956 के बाद वाले. आई रिपीट द क्वेश्चन. कौन सी ऐसी कंपनीज होगी जो आज स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्म में काम कर रही है, जो स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्म में काम कर रही है एज अ कंपनी, और ये कंपनी बनी है अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन? ऑप्शन ए स्टॉक एक्सचेंजेस which are working prior to 1956 or stock exchange which are started after 1956. ए आप दी. ए सर ऐसे बच्चे क्वेश्चन तो पूछा ही मत करो. अरे मैं आपको कह रहा हूं ये आपको भी बच्चे लग रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आप सोचोगे तो हैवी हो जाएगा. ए प्रायर, यश प्रायर 1956 के पहले जो स्टॉक एक्सचेंजेस बने होंगे वो कॉर्पोरेटाइजेशन और डिम्यूचुअलाइजेशन से गो थ्रू करके कंपनी बने, और वहीं अगर मैं बोलूंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे बात कर रहे हैं कंपनी की, स्टॉक एक्सचेंज मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट. अदरवाइज मतलब जो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन को गो थ्रू नहीं किया है और डायरेक्टली कंपनी के फॉर्म में बनी है, ये कौन सी होंगी? आफ्टर 1956 वाली. मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो डेफिनेशन अपन ऐसे याद कर लेंगे, बट अगर आपको उसका इंटेंट समझ में आ रहा है ना भाई साहब, तो आपको चैप्टर पूरा आसान जाएगा और आप स्टॉक एक्सचेंज को दिल में उतार पाओगे. बिकॉज आपको समझना होगा, हमें सिर्फ शेयर मार्केट नहीं पढ़ना है. इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एंगल आप देखो कि यू आर नॉट इन द क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं पढ़ रहे हो, आप मुझसे सीएफए नहीं कर रहे हो, राइट? आप मुझसे ये सब नहीं पढ़ रहे हो. आप मुझसे क्या पढ़ रहे हो? सीएस के सिलेबस का सिक्योरिटीज लॉ. आप मुझसे पढ़ रहे हो सीएस के सिलेबस का सिक्योरिटीज लॉ. तो हमें सिर्फ मार्केट कैसे चलता है ये नहीं देखना है, ये तो एंसिलरी है. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट के बैकएंड पे लॉ कैसे बने हुए. यू आर सीएस ऑफ अ कंपनी, सो आई विल टेल यू, आपको इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए, वो अच्छा है, लेकिन आपका जो कोर एरिया होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. वो तो अगर आपकी नॉलेज, आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको अपना कोर एरिया बना दोगे, बट आपका कोर एरिया है कि शेयर मार्केट के पीछे बैकएंड पे जो लॉ है वो स्ट्रांग होने चाहिए. सो अपार्ट फ्रॉम द ये जो शेयर मार्केट के प्राइस चेंज है, ये सब आपको जितना एक्साइट करता है ना, आपको समझना होगा कि वो आपका सिलेबस नहीं है. आपका सिलेबस है कि उसके बैकएंड पे लॉ क्या है, सिक्योरिटीज लॉ कैसे बना, क्लियर होना चाहिए भाई साहब. ठीक है, हाँ. तो दो टाइप की कंपनीज हो सकती है आज की तारीख में. एक तो ऐसी जो 1956 से पहले से थी, सो दे हैव बीन वर्किंग एज अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. They have been working in the form of stock exchange, in the form of a company going through the process of corporatization demutualization, because पहले की थी. और जो भाई साहब मान लो 1990 में नया स्टार्ट हुआ था, तो कंपनी के बाद में स्टार्ट हुआ होगा ना. चलो छोड़ो, चलो स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेशन देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है. पहले ये एडिशनल पार्ट छोड़ दो. स्टॉक एक्सचेंज मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टॉक एक्सचेंज मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट भाई साहब, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. फिर आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के आगे आ जाएगा वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट प्रायर टू
कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि डेफिनेशन में आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए, डेफिनेशन अपनी यूज कर लो। तो प्रायर टू कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन लिख दिया। और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट, वेदर अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। सुनो मेरी बात को, अब आप अकेले एक बार देखो, जो रेड वाला पार्ट है इस डेफिनेशन में उसको इग्नोर करो। रेड वाला पार्ट जो इस डेफिनेशन में उसको इग्नोर करके सिर्फ ब्लू वाला पार्ट है, सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को रीड करो, सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को रीड करो। रेड वाले पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को रीड करो और उसके बाद में रेड वाले को ऐड करना। जस्ट सी। स्वागत, you'll have to have a word with academy office, please, buddy. Are we understanding, बालको? आनंदित एकदम। चल, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग फुल स्पीड में ये तीनों डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, तीनों डेफिनेशन के डायग्राम्स को, ठीक है। जिन बालकों के पास में नोट्स हैं वो तो मैंने जैसे ड्रॉ किया वैसे करेंगे। 1.1 पे ये सब कुछ आएगा, फिर 1.3 पे ये सब कुछ आएगा। जिनके पास अभी नोट्स नहीं वो अपनी किसी भी नोटबुक में पेन डाउन करो। आप लोग पेन डाउन करेंगे, पैरेलली कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कुछ बढ़िया चीज पढ़ेंगे। तो अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, फटाफट से बता रहा हूँ। 3 चीजें पढ़ा चुका हूँ। SCRA का इंटेंट, SCRA मुझे बताओ कौन से मंथ में आया था, कौन से मंथ में आया था SCRA, कौन से मंथ में से इन्फोर्स हुआ था, कौन से मंथ से SCRA इन्फोर्स हुआ था। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 कौन से मंथ से इन्फोर्स हुआ था, बताओ 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 बताओ। डे 1 पे पढ़ाया था मैंने, कौन से मंथ से इन्फोर्स हुआ था, February 1957, वेरी गुड, February 1957 से इन्फोर्स होता है, ये पढ़ाया। फिर आपको इंटेंट में 3 चीजें पढ़ाई, कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन और अभी स्टॉक एक्सचेंज पढ़ लिया। क्या होता है कॉर्पोरेटाइजेशन? कॉर्पोरेटाइजेशन इज द सक्सेशन कीवर्ड, succession of stock exchange which were earlier in the form of body corporate, which were earlier in the form of body of individual, society under Societies Registration Act 1860, into a stock exchange which is in the form of a company for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling, dealing in securities. खत्म। What is demutualization? Keyword, demutualization is the segregation. उधर था succession, इधर है segregation. Demutualization is the segregation of ownership and management from trading rights as per the scheme submitted to SEBI. खत्म। What is stock exchange? Stock exchange means body of individual. Stock exchange means body of individual. Body of individual, whether incorporated or not, prior to demutualization, corporatization, or body corporate incorporated under Companies Act, whether under corporatization, demutualization, or otherwise. वापिस वही, for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. अभी क्लियर, अभी क्लियर। चलो यस भी। अब आप लोग फुल स्पीड में पेन डाउन करेंगे और अब आप में से कोई भी बालक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे पूछ सकता है। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं इतना पढ़ लिख के आपके सामने आया और आप मुझसे कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गधो, फुल स्पीड में पेन डाउन करोगे, ठीक है। चलो, दिव्यानी को क्या हो गया बेटा जी, एकदम से क्या हो गया? दिव्यानी एकदम से कह रही वैलेंटाइंस मंथ, ऐसा क्या हो गया आपको? ऊपर आप लिख लो पहले, SCRA came into force in February 1957, extends to whole of India. फुल स्पीड में पेन डाउन करोगे, फुल स्पीड में पेन डाउन। सर ये पेन डाउन करने का एक और ऑब्जेक्टिव भी ये रहता है कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने आपको क्या किया है, हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से कि भाई साहब पूरा सब्जेक्ट में डूब जाएंगे, बट बैक ऑफ आवर माइंड एग्जाम की बात भी रहनी चाहिए। तो एग्जाम के एक दिन पहले एक बहुत बड़ा ट्रबल क्या आता है कि रिविजन कैसे करें। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के समरी नोट से आपको रिविजन करने में हेल्प रखेंगे। ओके चलो, यस जस्ट पेन इट डाउन। ये आपका पेन डाउन हो चुका है क्या? ये आपका पेन डाउन हो चुका है क्या? हाँ हाँ, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइजेशन, तो कॉर्पोरेटाइजेशन आपका पेन डाउन हो चुका है।
अरे अति सुंदर भाई साहब, सलाम है आपको, आपने बहुत समय बचा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आ जाओ यारो आप लोग डीम्यूचुअलाइजेशन पे, ये पेन डाउन करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब आप में से कोई भी व्यक्ति कोई कुछ पूछना था पूछ सकता है। सर सेंसेक्स 50,000 प्लस हो गया मतलब क्या, कैसा होता है यारो? सेंसेक्स क्या है मैं आपको बताता हूं डिटेल में, तो आपके सिलेबस में भी आएगा कि सेंसेक्स के अंदर क्या है, कौन कौन से शेयर है, सब बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए बताता हूं। सेंसेक्स इज अ मार्केट इंडिकेटर, इट इज एन इंडेक्स जिसको देख के आप मार्केट को जज करते हो। तो सेंसेक्स जितना बढ़ रहा है मतलब शेयर मार्केट उतना बढ़ रहा है, ओवरऑल मार्केट को डिपिक्ट करता है ये। अभी क्लियर? जैसे कि सेंसेक्स में 30 शेयर्स है, 30 शेयर्स है, 30 शेयर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं? पूरे मार्केट में हर एक इंडस्ट्री के अच्छे शेयर्स लिए जाते हैं, ये सेंसेक्स के 30 शेयर्स में होते हैं। सेंसेक्स मान लो बढ़ा मतलब ओवरऑल मार्केट आज बढ़ा, सेंसेक्स गिरा मतलब ओवरऑल मार्केट आज गिरा। सेंसेक्स 50,000 टच हुआ, इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। और आप डेली मनी कंट्रोल पे जाएंगे, मैंने आपको कहा था मनी कंट्रोल आपको फॉलो करते रहना है, तो आपको डेली का सेंसेक्स बढ़ाया गिराया दिखेगा। तो सेंसेक्स का अमाउंट से मतलब नहीं है, बट ये देखो कि वो बढ़ाया गिरा, वो ग्रीन में है या रेड में है। अगर वो आपको डे के एंड पे दिखता है रेड में मतलब आज मार्केट गिरा है, वो डे के एंड पे दिखता है ग्रीन में मतलब आज मार्केट बढ़ा है, इस प्रकार से। ओके, चल, ये सारे निफ्टी में 50 होती है। थैंक यू प्रणव। दीक्षांत का सवाल है, आप लोग पेन डाउन करते रहो, साथ में मैं सवाल ले रहा हूं, ठीक है? आप लोग पेन डाउन करते रहो। स्टॉक एक्सचेंज में मतलब सर एक प्रायर टू कॉर्पोरेट डिम्यूचुअलाइजेशन, एक कॉर्पोरेट डिम्यूचुअलाइजेशन है। दीक्षांत इस प्रकार से डेफिनेशन बनी है। आज की तारीख में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है सारे कंपनी के फॉर्म में, पर उसमें भी दो टाइप से कह सकते हो। एक तो वो जो 1956 के पहले के जो शायद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में बने होंगे, फिर कंपनी में कन्वर्ट हो गए और आज तक काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 1956 के बाद में बने तो कंपनी के फॉर्म में ही बने थे, ऐसा। हृदया कह रहे हैं सर बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट एक्ट अदरवाइज, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में ही इनकॉर्पोरेट होगी ना, अदरवाइज मतलब नहीं नहीं, कंपनीज एक्ट ही, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनीज एक्ट की ही बात कर रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पे कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, और कंपनीज एक्ट के आगे और अदरवाइज कहाँ लिखा है? आप देखो डेफिनेशन को अच्छे से, कंपनीज एक्ट के आगे और अदरवाइज नहीं लिखा है, ठीक है? ये आपका पेन डाउन हो गया, थोड़ा सा नीचे फ्लिप कर दूं मैं, स्क्रॉल कर देता हूं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है बेटा जी? आप आगे क्वेश्चन पूछते रहिए। अविशा पूछ रहे हैं सर बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, रुको अविशा नीचे गया, बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के पहले वाले डेफिनेशन में आएगा ना? ये तो अविशा आपको रिसर्च करना होगा कि बीएससी एनएससी कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि बीएससी एक, तो बीएससी इनकॉर्पोरेट कब हुआ था। अगर आपको पता चलता है 1950 के पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था तो उसने डिम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन को गो थ्रू किया होगा। और अगर मान लो आपको पता चलता है कि नहीं वो तो 1960 65 70 में बना है, तो उसमें तो डायरेक्टली कंपनी के फॉर्म में बना होगा, तब तो रूल यही था। 56 के बाद में रूल यही कंपनी के फॉर्म में होगा। एंड सेम यू टू चेक फॉर एनएससी, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, यस आर्यन। प्रत्याचा सिंपल के बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में भी पहले होते थे ना, तो सिंपल स्टॉक एक्सचेंज मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट which have been formed prior to corporatization and demutualization. ऋतु स्ट्रक्चर तरीके से पूरा बैच ही चलेगा ना, यूट्यूब पे फर्स्ट 3 लेक्चर्स ही होंगे, बाकी लेक्चर्स एप्लीकेशन में रहेंगे, ऐसा है। प्रणव बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी। चलो, एक बालक पूछ रहा है जिन बच्चों का ऊपर का नहीं हुआ है ना, मैं वापस ऊपर का दिखा दूंगा, टेक इट इजी, पहले ये पेन डाउन करके कंप्लीट कर लो, ठीक है? चलो, एक बालक पूछ रहा है सर मल्टीपल डीमैट अकाउंट क्यों लेते हैं? विधि मुझे आप बताओ कि एक व्यक्ति मल्टीपल बैंक अकाउंट क्यों ओपन करता है? जस्ट टेल मी। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा नहीं होगा कि ये क्लास में मैं आपको स्पून फीडिंग करके दे देगा, नहीं देगा। मतलब मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि देयर आर ऑलवेज, मतलब इसी बैच में से यू विल सी ऑल इंडिया रैंकर एज वेल। एंड आपका बैच छोड़ो, आपके रिजल्ट के पहले, आपके एग्जाम के पहले भी हमारा एक रिजल्ट आएगा। आपकी जब एग्जाम्स होंगे ना उसके पहले हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा एग्जीक्यूटिव का, तो यू विल सी वेरियस ऑल इंडिया रैंकर्स एज वेल। तो इसी बैच से ऑल इंडिया रैंकर्स भी आएंगे, इसी बैच से बोथ ग्रुप क्लियर होने वाले भी बहुत लोग होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो फेल ना हो, ऐसा भी बालक होगा जो फेल होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर सिर्फ इससे ही व्यक्ति रैंक ले आता तो सब लोग रैंकर होते, इसी से बच्चा बोथ ग्रुप पास होता तो सब लोग बोथ ग्रुप पास होते। तो माय पॉइंट इज कि मैं मेरे एंड से तो आपको हर एक चीज देगा, बट आपके एंड पे जो एफर्ट्स है ना आपको लेने ही पड़ेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है।
ठीक है। तो मैं ये कभी नहीं बोलेगा कि बस 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 ये लेक्चर सुनते रहो और पास हो जाओगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोलेगा। जो जो मैं बोलेगा वो सब करते रहोगे तो यू कैन रीच द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट्स। साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो विधि, आप मुझे बता रहे थे कि मल्टीपल बैंक अकाउंट एक व्यक्ति क्यों ओपन करता है? तो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाता है बीएससी एनएससी के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख के। यस, यू हैव टू चेक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट चेक करो, आपको मिल जाएगा। सुमित का एक सवाल है कि बीएससी और एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, अगर ये कंपनी के फॉर्म में तो इनके शेयर्स भी तो होते हैं, इनके शेयर्स है तो उनके शेयर्स में भी ट्रेडिंग होती होगी ना? यस, बिल्कुल होती है, बट वहां पे एक डिफरेंस आता है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का, जो मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था। तो अगर आपको बेसिक्स याद आ रहे हैं तो बेसिक्स में पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। तो अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर्स इतने फ्रीली कंफर्टेबली बाय सेल नहीं होते, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, इतना सा फर्क है। हृदय नहीं, अदरवाइज का यहां पे इस और अदरवाइज का मतलब यह है कि वो कंपनीज जो 1956 के बाद में बनी है ना, तो वो कंपनीज तो हैं बट वो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन के कारण थोड़ी बनी है, वो तो शुरू से ही कंपनी थी ना। विधि ने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। विधि का मुझसे क्वेश्चन था कि सर एक व्यक्ति मल्टीपल डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करता है? मैंने उनसे पूछा एक व्यक्ति मल्टीपल बैंक अकाउंट क्यों ओपन करता है? उन्होंने कहा फॉर बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय डिफरेंट बैंक। सेम। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो इनिशियल था सबसे पहले वो मेरा एचडीएफसी में था, एचडीएफसी का डीमैट अकाउंट, बिकॉज मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी में, तो मैं बैंक में गया था, मैंने कहा था मेरा डीमैट भी खोल दो, तो उन्होंने मेरा डीमैट भी खुलवा दिया, कन्वीनियंट था, एचडीएफसी में ओपन कर लिया, ठीक है, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। देयर आफ्टर मैंने एंजल में इसलिए ओपन करवाया बिकॉज एंजल में आई वाज ऑफर्ड अ लोअर ब्रोकरेज रेट, मुझे ब्रोकरेज रेट लोअर ऑफर हुई एंजल में, मैंने एंजल में खुलवा दिया, डन डन, एंजल में ट्रेड कर रहा हूं। फिर रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की जो ट्रेड रिसर्च होते हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे होते हैं उनके ट्रेड रिसर्च के, इस शेयर में आपको ट्रेड करना चाहिए, इस शेयर को आपको सेल करना चाहिए, रिसर्च बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके जो जो टिप आते हैं, टिप समझते हैं आप, शेयर मार्केट की टिप समझते हैं आप, टिप आती है। टिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको कहता हूं दैट उज्जीवन फाइनेंस शेयर है, बहुत ही बढ़िया शेयर है, ले लो, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, इसे शेयर मार्केट में टिप कहा जाता है। ओके, टिप हमेशा ऐसा नहीं होता इलीगल होती है, टिप को ये मत सोचो कि हमेशा भाई साहब को इनसाइड ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं, टिप नॉर्मल भी हो सकती है, जेन्युइन, मैं मेरी रिसर्च से बोल रहा हूं, तो वो जेन्युइन टिप भी होती है। तो मोतीलाल ओसवाल की टिप काफी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खुलवाया। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, जैसे कि बैंक अकाउंट होता है ना, ये सेविंग्स पे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो मैंने अकाउंट खुलवा दिया। सिमिलरली मुझे ब्रोकरेज अगर कम लग रहा है तो मैं अकाउंट चेंज कर लेगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड फर्दर कैसा है कि छोड़ो बात, सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी बोलूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। साईराज, नहीं नहीं, एकदम स्ट्रेट रहो, अभी कंफ्यूज मत हो उधर जाके आप, ठीक है। ऋतुजा बता रहे हैं कि उज्जीवन का भी मार्केट प्राइस 270 चल रहा है, उज्जीवन इज अ वंडरफुल वंडरफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं कह रहा है भाई साहब इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट, लेकिन ये ध्यान रखना कि भी बैच की शुरुआत है एंड उज्जीवन फाइनेंस जो है ना अभी 270 का चल रहा है, तो ध्यान रखना उज्जीवन फाइनेंस 270 का। ओके, चल, ओके, और आप क्या कर सकते हैं, दो तीन शेयर्स कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपने इसको परचेस करना है, ठीक है, लेकिन इन शेयर्स को आप फॉलो कर सकते हो। और जो अपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे होंगे ना, बाद में भी देखोगे ना, तो परेशान मत होना, आप बस उस टाइम के शेयर प्राइस से उसको कंपेयर करो। उज्जीवन फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, उज्जीवन फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, यस बैंक, इन तीनों को अच्छे से फॉलो करो, इन तीनों को अच्छे से फॉलो करो। टाटा मोटर्स भी कर सकते हो बट मैं भी इन तीनों का आपको सजेशन दे रहा है कि इन तीनों को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो उज्जीवन फाइनेंस की आज की मार्केट प्राइस आप लोग बता रहे हैं 270 रुपए, जिससे कि गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों आपको भी समझ में आएगा जब आप बाद में देखोगे कितना डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। टाटा कंज्यूमर की कोई शेयर प्राइस बताएगा क्या मुझको? टाटा कंज्यूमर की शेयर प्राइस बता। येस बैंक की आई थिंक 17.5 रुपए के आसपास होगा, कुछ 17 रुपीज 50 पैसा इसके आसपास होना चाहिए, ये 270 के आसपास होना चाहिए। एंड टाटा कंज्यूमर की कोई बता रहा है तो बता दो, मैं लिख देता हूं आज की शेयर प्राइस। टाटा कंज्यूमर गधों, टाटा कंज्यूमर कह रहा हूं मैं, अरे गधों में गूगल कर लेगा, छोड़ो। टाटा कंज्यूमर आ गया 595 कह रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात है। टाटा कंज्यूमर, ये कुछ है जो बहुत ही प्यारे फंडामेंटल्स वाले शेयर्स हैं,
अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू इन्वेस्ट इट, ये मत बोलना कल को सर इन्वेस्ट किया था ऐसा नहीं, इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, बस मजा आएगा। ठीक है चल, बस अब यहां पे रुकते हैं हम लोग। आर यू ऑल प्रीटी कंफर्टेबल विद दीज थ्री डेफिनेशंस? तीनों डेफिनेशन भयंकर तरीके से कंफर्टेबल है, ठीक है। मतलब ये तीनों डेफिनेशन शाम को एक बार और रिवाइज करते रहो, डेली जो मैं पढ़ा रहा है एक बार रिवाइज करते रहो, तो आप, मैं आपको कह रहा हूं, आप उस लेवल पे इमेजिन कर पाओगे चीजें जहां तक सोची भी नहीं होगी। कि सर उतना भी इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। जस्ट इंश्योर दैट यू रिवाइज इट प्रॉपर्ली। अभी क्लियर? श्रवणी जल्दबाजी मत करो, आई विल टेल यू एवरी टाइम व्हाट टू डू, डोंट रश अप। आप कभी कभी क्या होता है कि इतना जल्दबाजी कर देते हैं ना कि फिर मजा नहीं आता। आप समझना एक चीज को, फॉर एग्जाम्पल आपका ये 100 मीटर नहीं है, ठीक है ना, 2 मिनट बात करूं आपसे, केयरफुली समझना बच्चों। आप बताओ कि आपका ये जो एग्जीक्यूटिव का जर्नी है, ये आपका 100 मीटर रेस है या मैराथन है? 100 मीटर रेस है या ये मैराथन है? बताओ मेरे को, इज दिस अ 100 मीटर रेस और दिस इज अ मैराथन? This is surely a marathon. Understand very carefully. So that student जो कि बहुत ही भयंकर है, who's very smart, what I mean to say here is who's very fast. A person who is very fast might win 100 meters, but it is not always sure that the person will win a marathon. समझना, very fast. एक व्यक्ति, इसमें ये फीचर है, बहुत फास्ट है, वो बहुत ही बेहतरीन है, रेस को लेके वेरी फास्ट, अपनी पढ़ाई को लेके मैं कह दूंगा वेरी इंटेलिजेंट। वो व्यक्ति 100 मीटर जीत सकता है, बट वेरी फास्ट से वो व्यक्ति मैराथन नहीं जीत सकता। मैराथन जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैराथन जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मैराथन जीतने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? वेरी फास्ट से मैराथन नहीं जीता जा सकता है। वेरी फास्ट से आप 100 मीटर जीत सकते हो, वेरी फास्ट से आप मैराथन नहीं जीत सकते हो। मैराथन जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या लगता है आपको क्या चाहिए? एक चीज आप बच्चे कह रहे हैं ना, स्टैमिना, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। आई एम टेलिंग यू एक चीज, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आप मैराथन जीत सकते हो। सो व्हेन आई से ना, आई डोंट वांट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इन माई क्लास, आई डोंट वांट इट। भाई वो तो खुद से भी कर लेगा। आई वांट अ पर्सन हु इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी के साथ आप यहां पे फोड़ सकते हो। आई हैव सीन फाउंडेशन के रैंकर्स। अब तो आपके CSET में कैसा होता है कि रैंक नहीं आती, फाउंडेशन के रैंकर्स को मैंने एग्जीक्यूटिव में फेल होते हुए देखा है। तो उसका कारण ये नहीं था कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं थे, इंटेलिजेंट तो थे, बट कंसिस्टेंटली काम नहीं किया। बिकॉज CSET और फाउंडेशन ने जो एक आपको गलत आदत लगा दी ना, आई तो डोंट टीच एट CSET लेवल में, पढ़ाता भी नहीं है, मुझे लगता है मतलब जरूरत भी नहीं है, बच्चा खुद से भी पढ़ सकता है। मेरी बात को समझो। खैर, फाउंडेशन और CSET ने जो आपकी आदत बुरी कर दी है, वो क्या की है? 10 दिन में फोड़ देंगे, अरे 10 दिन में फोड़ देंगे, ये क्या बात हुई? आपको उसने आदत ऐसी दिलाई है कि यार थोड़ा सा भी पढ़े तो हो जाता है, थोड़ा सा भी पढ़े तो हो जाता है। आपको मतलब दिस इज, ये तो भाई अगर ICSI के ऑफिशियल्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि फर्स्ट लेवल ऑफ CS को डिफिकल्ट करो, फर्स्ट लेवल ऑफ CS को डिफिकल्ट करो, अदरवाइज यू गिव अ वेरी बैड पिक्चर टू द स्टूडेंट्स ऑफ द लेवल ऑफ CS। आप ऐसा पिक्चर देते हो कि भाई हाँ ठीक है हो जाएगा, और बच्चे को CS एक ET क्लियर करके जजमेंट लेता है कि हाँ बस ऐसे कर लूंगा, और वो उसी मूड में आगे आता है, देयर आफ्टर द पर्सन फ्लंक्स, वो व्यक्ति फेल होता है फिर। सो एक चीज क्लियर समझो, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, CSE द फर्स्ट लेवल हैज टू बी डैम डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक स्टूडेंट सही तरीके से मेहनत करेगा, देयर आफ्टर वो आगे आएगा। माय पॉइंट हियर वाज कि वो एक गलत सोच है आपकी। एग्जीक्यूटिव में इफ यू वांट टू क्लियर व्हाट यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सिर्फ कंसिस्टेंसी अगर आप में ना, तो आप फोड़ दोगे। मुझे इंटेलिजेंस चाहिए ही नहीं, मुझे इंटेलिजेंस यार चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए एक व्यक्ति जो मेहनत करने को रेडी हो। देखो मैंने 2 दिन से जो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो वन ना जो कि किसी को समझ भी ना, जबकि डिफिकल्ट टॉपिक है, इजी टॉपिक से शुरू नहीं कर रहा है मैं, डिफिकल्ट से शुरू कर रहा है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं ना जो समझ ही नहीं आ रहा है। समझ सबको आता है, लेकिन अगर उसको कंसिस्टेंटली साथ में लेके गए ना, तो आगे लेके जाएगा। What I'm trying to say is no amount of smartness, IQ level is going to help you get through CS
or for that matter any professional examination, what you need is perseverance, consistency, that patience level, that motivation level, self motivation के चलते रहना चलते रहना चलते रहना। अगर चलते रहना तो मुकाम तक पहुंचोगे इसे। हाँ, आप वैसा 2 घंटे भागे फिर आप सो गए फिर उठ ही नहीं रहे तो आप मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। जस्ट इंश्योर कि ये चीज अच्छे से करो, छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लाने की कोशिश करो, बड़ी चीज करने की कोशिश मत करो। ये मत कोशिश करो एक दिन में दुनिया हिला देंगे हम। छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लाओ, वहां से आपको समझ में आएगा आगे कैसे बढ़ते हैं। मतलब अभी आप ये मत सोचो कि डे 1 पे सब हो जाएगा। 2 डेफिनेशन पढ़ी, 3 डेफिनेशन पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, समझ में आया, आउटलुक समझ में आया, लॉ का क्या है, बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हो। बेबी स्टेप्स लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने आगे बढ़ते रहना है। एंड अब क्या अपने से आधे बच्चे तो ऐसे जो मेरा कंपनी लॉ के करंट बैच में ही है, तो आपको पता है कि शुरुआत में स्पीड हम कितनी स्लो रहती थी एकदम आराम से, बट देन वो बेबी स्टेप्स अगर स्ट्रांगली लिए ना, और अगर एक व्यक्ति का पैर उतना स्ट्रांग हो चुका है तो मैं कह रहा हूं आगे उसको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत ही नहीं, वो खुद आगे भाग सकता है, वो खुद आगे भाग सकता है, उसको मेरी कोई जरूरत ही नहीं। तो वो इंडिपेंडेंट होना है आपको। लेकिन आप ये गलत मानसिकता लग के मत बैठो कभी भी किसी भी क्लास के अंदर कि बस ये क्लास अटेंड कर लिया हम पास हो जाएंगे। अगर वैसा होता तो इंडिया का हर बच्चा पास हो जाता। आज अगर मैं ये बोल देता है ना उस क्लास अटेंड कर लो पास हो जाएगा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, बिकॉज मैं ये बस कहेगा कि मैं हर वो चीज बोलेगा वो आप करोगे तो पास पक्का हो जाओगे। So it is at the end of the day you who will have to take the efforts. From my end you'll be getting the best quality education possible. ये बात तय है। लेकिन हाँ, उसके बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लेने होंगे। कंसिस्टेंसी, खुद को ऐसा समझाओ कि कंसिस्टेंटली काम करो, छोटी छोटी चीजें बेस्ट तरीके से करो rather than doing bigger things। ये मत सोचो कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगा, नहीं होगा, अभी नहीं होगा। वो छोटी छोटी चीजें लेकर आगे बढ़ो। जैसे कि आपको लगता है मेरे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, खुद के प्रेजेंटेशन पे काम करो, छोटी छोटी चीजें। आपको लगता है मैं पढ़ने में जल्दबाजी करती हूँ, तो आराम से पढ़ो, अपनी छोटी छोटी कमियों को फिलअप करो। यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू विल बिकम अ परफेक्शनिस्ट। डोंट ट्राई एंड डू ह्यूज बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें अच्छे से करो एंड यू विल बी मतलब एक्सेलिंग एट एवरीथिंग। एंड व्हाट आई वांट इज जस्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अगर आपने किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ठीक है बेटा जी, चलो तो खूब सारा पढ़ो और खूब सारा आगे बढ़ो, मस्ती में रहो, एंड दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो। और पहली चीज, लोगों को सुनो मत, जो आपको एनीवन हु लेट्स यू डाउन उसको मत सुनो। आगे बढ़ो, खूब सारा पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो गधो, सो आई विल स्टॉप द लेक्चर हियर। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। गधो सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है कोई भी चीज पूछना चाहते हो सब्जेक्ट रिलेटेड, ओवरऑल सिलेबस रिलेटेड, तो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टॉप द लेक्चर। दिव्यानी कह रहे हैं मैं सिटिंग नहीं होती, 30 मिनट्स में लेजी फील होता है। दिव्यानी, बहुत बच्चों के प्रॉब्लम है। आप में से जिन भी बच्चों के प्रॉब्लम है कि मुझसे सिटिंग नहीं होती, मुझसे बैठा नहीं जाता, आप क्या करो, कसम खा लो, बैठना है, चेयर पे बैठ गए, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल लेके मत बैठो, बैठे रहना है। अब यहाँ पे बैठे रहोगे, बुक को हाथ लगाओगे, ड्राइंग बनाओगे, कुछ भी करोगे, बट उठना नहीं है, उठना नहीं है। तो पहला स्टेप इज ये नहीं कि बैठ के पढ़ाई करनी है, पहला स्टेप बनाओ बैठना है कि मैं बैठ के चेयर पे मैं 3 घंटे तक नहीं उठेगी, मैं 3 घंटे तक नहीं उठेगा, बस ये रूल बना लो। अब बोर होगे तो चलेगा, एक बार उस सिटिंग की आदत लगी ना तो ऑटोमेटिक में बैठे बैठे क्या करो तो बुक पढ़ लोगे। अभी क्लियर? तो इस तरीके से जाओ, सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, निधि पूछ रहे हैं कि बोथ मॉड्यूल देना ठीक हुआ। निधि, डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है, अगर समय है तो बोथ देने से बेटर ऑप्शन। ऋतुजा, होम फर्स्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है मैं। अरे ऐसा कोई नहीं निशा, ऑल द टीचर्स आर ग्रेट इन देयर ओन आउटलुक, इट इज जस्ट दैट मस्ती में आप पढ़ोगे तो आगे निकल जाओगे। हर्षित का सवाल है कि क्या मेरी एक डीमैट अकाउंट से क्या मैं दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आपको एक फॉर्म भरना होता है, अपने जो ब्रोकर है उसको बोलेंगे तो वो एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करवा देगा बाय मियरली फिलिंग अ फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अविशा ने। अविशा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है सर आपके पास कितने स्पेक्स हैं? बिल्कुल सही है, लिख लेना। एग्जीक्यूटिव क्या कह रहा हूँ, ये आपके उसमें आ जाए ना, ये आपका जो एग्जीक्यूटिव वाले प्री एग्जाम टेस्ट में आ सकता है ना, ऑल द अबव क्लिक करेंगे हम। गधे, यू कैन गो फॉर इंडिगो। निखिल, इंडिगो के लिए आप जा सकते हैं। सीधी शेयर मार्केट जो है ना वो एक समंदर है, तो मेरे को जैसे जैसे बैच के अंदर मैं पढ़ाता हूँ ऑफ कोर्स बोलता रहूंगा, बट ऐसा इट इज इम्पॉसिबल कि एक लेक्चर में पूरा शेयर मार्केट पढ़ा दिया जाए। कीर्ति, मेरे सब्जेक्ट में आपको मॉड्यूल को कब टच करना है मैं बताएगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक टच नहीं करना। ठीक है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। शिजान, ये आपको आपके ब्रोकर से पूछना पड़ेगा, ब्रोकर से पूछना पड़ेगा। घनश्याम, यस बैंक के फंडामेंटल्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगते मुझे, बट द पॉइंट इज कि इट इज वेरी अंडर प्राइस स्टिल।
एंड उसके अंदर जो होल्डिंग है वो LIC बोलो, HDFC बोलो, बहुत बड़े बड़े लोगों की होल्डिंग है। तो इट्स अ गुड, इट्स राइट नाउ इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस। एंड सबसे बड़ी आप चीज़ हो ना कि आई बॉट येस बैंक FPO के टाइम पे, तो FPO के टाइम पे 12 रुपीज में शेयर मिल रहा था एंड वंडरफुली प्राइस पे मिल रहा था। ओके, महेंद्र का एक सवाल है कि एग्जीक्यूटिव में कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको कहता रहा हूँ, ये गधे हैं जो लोग बोलते हैं ना 18 आवर्स 19 आवर्स हम पढ़ते थे 18 आवर्स, कोई ऐसा नहीं होता, कोई नहीं। मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई से आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। ये जो लोग 18-19 घंटे कहते हैं ना, जबरदस्ती की बात है, कोई जरूरत है? 10 से 12 घंटे में आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो, कोई भी, मतलब कोई भी एग्जाम। अभी लोगों को बोलने में अच्छा लगता है, आप भी बोलोगे आपके रैंक AR1 आ गया ना, तो आप भी बोलोगे बाद में, oh how I used to do it was that I used to actually study for 18 hours a night, oh 18 hours a day and then I didn't used to sleep blah blah blah। तो आपको मजा आता है इसलिए बोलता हूँ। मेरे हिसाब से भाई मैंने भी एग्जाम पास किया, 10 से 12 घंटे की क्वालिटी स्टडी में आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो दुनिया का, ठीक है। FPO क्या होता है हर्षिका पूछ रहे हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर, ये आपके सिलेबस में आएगा तब पढ़ाऊंगा। एक कंपनी जब पहली बार शेयर्स इश्यू करती है IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, वही कंपनी जब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम शेयर्स इश्यू करती है FPO फर्दर पब्लिक ऑफर। परिणाम कह रहे हैं इजी ग्रुप कौन सा है फर्स्ट या सेकंड? ऐसा कुछ भी नहीं होता, फर्स्ट या सेकंड में से कौन सा इजी, आपके इंक्लिनेशन पे है। सेकंड ग्रुप में 2 MCQ सब्जेक्ट आने के कारण वो थोड़ा सा इजी लगता है, तो ये सेकंड ग्रुप का बेनिफिट है कि 2 MCQ सब्जेक्ट है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। चलो बताओ, सो आई विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर। आई विश यू पीपल ऑल द बेस्ट। आप में से कुछ बच्चे हम आगे मिलेंगे और खूब सारा पढ़ेंगे, खूब सारा आगे बढ़ेंगे। आप बस एक मानसिकता रखो, it is just your study which is going to help you to clear the examination. We are all a small means to it. Okay, so that'll be all from my end. And for anything further, sir GDP classes देखते हो आपके पहली बार लाइव? अरे थैंक यू कशिश। हाँ लक्ष्मीकांत, ये सब बता देता हूँ ना, और कुछ पूछ लो, और कुछ भी पूछ लो गधे। चलो, I'll take your leave now and tada। निखिल का एक सवाल है, सर शेयर्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है क्या? यस निखिल, मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड्स आप बिना डीमैट अकाउंट के भी खरीद सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीदें तो आपको डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, वन थिंग। सेकंड, फॉरेन कंपनी के शेयर्स के लिए आजकल बहुत सारे डीमैट अकाउंट आपको ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मोतीलाल ओसवाल में अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां से एक ऑप्शन मिलता है, आप फॉरेन शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो फॉरेन शेयर्स में टेल यू यार, आज की तारीख में 5 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आग लगा रखी है, मैं नाम, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल एंड वन मोर शेयर दैट आई एम फॉरगेटिंग। ऐसे 5 शेयर है ना भाई, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब गूगल, ये 5 शेयर है ना, इन्होंने वर्ल्ड वाइड आग लगा रखी है। मतलब आज की तारीख में इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट कि अपना पैसा इन 5 शेयर में डाल दो। 5 शेयर का नाम समझे कौन से? अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, गूगल मतलब अल्फाबेट है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, अल्फाबेट हो गया, टेस्ला हो गया, और एक मैं वापस भूल गया जो मैंने अभी बोली थी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल। भाई साहब ये सब ऐसी कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर इनको बिलोंग करता है, फ्यूचर इन लोगों को बिलोंग करता है। बेहतरीन कंपनीज, बेहतरीन कंपनीज। बट इट इज जस्ट के फॉरेन इन्वेस्टिंग अब इंडिया में बहुत कंफर्टेबली अलाउ हो रहा है, तो अब इंडिया के लोग बाहर के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सप्रेस अप्रूवल लेना होता है अपने ब्रोकर के अकाउंट से। ओके तानिया, उस बारे में टुवर्ड्स द एंड डिस्कशन होगा, टुवर्ड्स द एंड डिस्कशन होगा इस बैच के। ओके चलो बताओ, सर थंबनेल फोटो और आप में बहुत फर्क है। सॉरी प्रणव यार गधे। चलो आई टेक यू लीव, खूब सारा पढ़ो यार और खूब सारा आगे बढ़ो। बाय बाय।